मुंशी प्रेमचंद कहानी मुफ्त का यश। उन दिनों संयोग से हकीम जिला के एक रसिक सज्जन थे। इतिहास और पुराने सिक्कों की खोज में उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी। ईश्वर जाने दफ्तर के सूखे कामों से उन्हें ऐतिहासिक छानबीन के लिए कैसे समय मिल जाता था। वह तो जब किसी अफसर से पूछिए तो वह यही कहता है, मारे काम के मरा जाता हूँ, सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। शायद शिकार और सैर भी उनके काम में शामिल हैं। उन सज्जन की कृतियाँ मैंने देखी थी और मन में उनका आदर करता था, लेकिन उनकी अफसरी किसी प्रकार की घनिष्ठता में बंधक थी। मुझे संकोच था कि अगर मेरी ओर से पहले हुई तो लोग कहीं यही कहेंगे कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है, और मैं किसी दशा में भी यह इल्जाम अपने सर पर नहीं लेना चाहता। मैं तो हुक्म की दावतों और सार्वजनिक उत्सवों में नेता देने का भी विरोधी हूँ, और जब कभी सुनता हूँ कि किसी अफसर को किसी आम जलसे का सभापति बनाया गया है, कोई स्कूल, औषधालय या विधवाश्रम की गवर्नर के नाम से खोला गया, तो अपने देश बंधुओं की दास मनोवृत्तियों पर घंटों अफसोस करता हूँ। मगर जब एक दिन हकीम जिला ने खुद मेरे नाम एक हुक्म भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरे बंगले पर आने का कष्ट स्वीकार करेंगे, तो मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया। क्या जवाब दूं? अपने एक मित्रों की सलाह ली। उन्होंने कहा, साफ लिख दीजिए, मुझे फुर्सत नहीं। वह हकीम जिला होंगे तो अपने घर के होंगे। कोई सरकारी व जब्ते का काम होता तो आपका जाना अनिवार्य था, लेकिन निजी मुलाकात के लिए आपका जाना आपकी शान के खिलाफ है। आखिर वह खुद आपके मकान पर क्यों नहीं आए? इससे क्या उनकी शान में भट्टा लग जाता? इसीलिए तो खुद नहीं आए कि वह हकीम जिला हैं। इन अहमक हिंदुस्तानियों को कब यह समझ आएगी कि दफ्तर के बाहर वे भी वैसे ही साधारण मनुष्य हैं जैसे हम या आप। शायद ये लोग अपनी घरवालियों से भी अफसरी जताते होंगे। अपना पद उन्हें कभी नहीं भूलता। एक मित्र ने, जो लतीफ़ों के चलते फिरते तिजोरी हैं, हिंदुस्तानी अफसरों के विषय में कई बड़ी मनोरंजक घटनाएं सुनाई। एक अफसर साहब ससुराल गए। शायद स्त्री को विदा कराना था। जैसे आम रिवाज है, ससुर जी ने पहले ही वादे पर लड़की को विदा करना उचित न समझा। कहने लगे, बेटा इतने दिनों के बाद आई है, अभी कैसे विदा कर दूं? भला 6 महीने तो रहने दो। उधर धर्मपत्नी जी ने भी नाइन के संदेश कहला भेजा, अभी मैं नहीं जाना चाहती। आखिर माता पिता से भी तो मेरा कोई नाता है। कुछ तुम्हारे हाथ बिक थोड़ी गई हूँ। दामाद साहब अफसर थे, जामे से बाहर हो गए। तुरंत घोड़े पर बैठे और शरद की राह ली। दूसरे ही दिन ससुर जी पर सम्मान जारी कर दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी तुरंत लड़की के साथ लेकर दामाद की सेवा में जा पहुंचा। तब जाके उनकी जान बची। ये लोग ऐसी मिथ्या अभिमानी होते हैं, और फिर तुम्हें हकीम जिला से लेना ही क्या है? अगर तुम कोई विद्रोहात्मक गल्प व लेख लिखोगे तो फौरन गिरफ्तार कर लिए जाओगे। हकीम जिला जरा भी मुरावत न करेंगे। कह देंगे, ये गवर्नमेंट का हुक्म है, मैं क्या करूं? अपने लड़के के लिए कानून गोही या नया तहसीलदारी की लालसा तुम्हें है नहीं, व्यर्थ क्यों दौड़ जाओगे? लेकिन मुझे मित्रों की यह सलाह पसंद ना आई। एक भला आदमी जब निमंत्रण देता है तो केवल इसीलिए अस्वीकार कर देना कि हकीम जिला ने भेजा है, मुटमर्दी है। बेशक हकीम साहब
मेरे घर आ जाते तो उनकी शान में कम न होती। उदार हृदय वाला आदमी बेतकल्लुफ चला आता। लेकिन भाई, जिले की अफसरी बड़ी चीज है और एक उपन्यासकार की हस्ती ही क्या है। इंग्लैंड या अमेरिका के गल्फ लेखकों और उपन्यासकारों की मेज पर निमंत्रण होने पर प्रधानमंत्री भी अपना गौरव समझेगा। हकीम जिला की तो कोई गिनती ही क्या है। लेकिन यह भारतवर्ष है जहां हर एक रईस के दरबार में कवि सम्राटों का जत्था रईस के कीर्तिमान के लिए जमा रहता है। और आज भी ताजपोशी में हमारे लेखक वृंदा बिना बुलाए राजाओं की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, कसीदे पेश करते हैं और इनाम के लिए हाथ पसारते हैं। तुम ऐसे कहाँ के बड़े वह हो कि हकीम जिला तुम्हारे घर चला आए। जब तुम में इतनी अकड़ और तनु कमी ताजी है तो वह तो जिले का बादशाह है। अगर उसे कुछ अभिमान भी हो तो उचित है। इससे उसकी कमजोरी कहोगे, बेहुदगी कहोगे, मूर्खता कहो, उजड़ता कहो, फिर भी उचित है। देवता होना गर्व की बात है, लेकिन मनुष्य होना भी अपराध नहीं। और मैं तो कहता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद दो, हकीम जिला तुम्हारे घर नहीं आए, वरना तुम्हारी कितनी हद होती। उनके आदर सत्कार का सम्मान तुम्हारे पास कहाँ था। गद की एक कुर्सी भी नहीं है। उन्हें क्या 3 टांगों वाले सिंहासन पर बैठाते या मटमैले तजीम पर 3 पैसे की 24 बीड़ियां पीकर दिल खुश कर लेते हो। है सामर्थ्य रुपए के 2 सिगार खरीदने की। तुम तो इतना भी नहीं जानते कि वह सिगार मिलता कहाँ है, इसका नाम क्या है। अपना भाग्य सराहो कि अफसर तुम्हारे घर नहीं आए और तुम्हें बुला लिया। 4-5 रुपए बिगड़ भी जाते और लज्जित भी होना पड़ता। और कहीं तुम्हारे परम दुर्भाग्य और पापों का दंड स्वरूप उनकी धर्म पत्नी भी उनके साथ होती, तब तो तुम्हारे धरती में समा जाने के सिवा और कोई ठिकाना न था। तुम या तुम्हारी पत्नी उस महिला का सत्कार कर सकती थी। तुम्हारी तो घी बंद जाती, साहब बदसवास हो जाते। वह तुम्हारे दीवान खाने तक ही न रहती, जिसे तुमने गरीबा मरु ढंग से सजा रखा है। वह तुम्हारी गरीबी अवश्य है, पर फुहलपन नहीं। अंदर तो पग पग पर फूहड़पन के दृश्य नजर आते हैं। तुम अपने में फटे पुराने पहनकर और अपनी विपन्नता में मग्न रहकर जिंदगी बसर कर सकते हो, लेकिन कोई भी आत्म अभिमानी आदमी यह पसंद नहीं कर सकता कि उसकी दुर्व्यवस्था दूसरों के लिए विनोद की वस्तु बने। इन लेडीज साहब के सामने तो तुम्हारी जबान बंद हो जाती। चुनाचे मैंने हकीम जिला के निमंत्रण स्वीकार कर लिया और यद्यपि उनके स्वभाव में कुछ अनावश्यक अफसरी की शान थी, लेकिन उनके स्नेह और उदारता ने उसे यथासंध प्रकट न होने दिया। कम से कम उन्होंने मुझे शिकायत का कोई मौका न दिया। अफसराना प्रकृति के तब्दीली करना उनकी शक्ति के बाहर था। मुझे इस प्रसंग को कोई महत्व देने की कोई बात न थी। महत्व न दिया। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया, कुछ गपशप किया और लौट आया। किसी से इसका जिक्र करने की जरूरत ही क्या। मानो भाजी खरीदने बाजार गया, लेकिन टोहियों ने जाने कैसे टहल लिया गया। विषय समुदाय में यह चर्चा होने लगी कि हकीम जिला से मेरी बड़ी गहरी मैत्री है और वह मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। अतिशयोक्ति में मेरा सम्मान और भी बढ़ गया। यहाँ तक मशहूर हुआ कि वह मुझसे सलाह लिए बगैर कोई
फैसला या रिपोर्ट नहीं लिखते। कोई भी समझदार आदमी इस ख्याति से लाभ उठा सकता था। स्वार्थ में आदमी बावला हो जाता है, तिनके का सहारा ढूंढना फिरता है। ऐसे को विश्वास दिलाना कुछ मुश्किल न था कि मेरे द्वार उनका काम निकल सकता है, लेकिन मैं ऐसी बातों से घृणा करता हूँ। सैकड़ों आदमी अपनी कथाएं लेकर मेरे पास आए। किसी के साथ पुलिस ने बेइज्जती की थी, कोई इनकम टैक्स वालों की सख्तियों से दुखी था, किसी की यह शिकायत थी कि दफ्तर में उसकी ही हक तलफी हो रही है और उसके पीछे के आदमियों को दान तरक्कियां मिल रही हैं। उनका नंबर आता है तो कोई परवाह नहीं करता। इस तरह का कोई ना कोई प्रसंग नित्य ही मेरे पास आने लगा, लेकिन मेरे पास उन सब के लिए एक ही जवाब था, मुझसे कोई मतलब नहीं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बचपन के एक सहपाठी मित्र आ टपके। हम दोनों में एक ही मकतब में पढ़े जाया करते थे। कोई 45 साल की पुरानी बात है। मेरी उम्र 19 साल से अधिक न थी। वह भी लगभग इसी उम्र के रहे होंगे, लेकिन मुझसे कहीं बलवान और हष्ट पुष्ट। मैं ज़हीन था, वह नीरे कोदान। मौलवी साहब उनसे हार गए थे और उन्हें सबक पढ़ाने का भार मुझे पर डाल दिया था। अपने से दोगुने व्यक्ति को पढ़ाना मैं अपने लिए गौरव की बात समझता था, पर खूब मन लगाकर पढ़ता था। फल यह हुआ, मौलवी साहब की छड़ी जहां आज सफल रही, वहाँ मेरा प्रेम सफल हो गया। बलदेव चल निकला, खलिक बरिक तक जा पहुँचा, मगर इस बीच में मौलवी साहब का स्वर्गवास हो गया और वह शाखा टूट गई। उनके छात्र भी इधर उधर हो गए। तब से बलदेव को केवल मैंने 2-3 दिन बार रास्ते में देखा। मैं अब भी वही सिकिया पहलवान हूँ और वह अब भी वही भीमकाय। राम राम हुई, क्षेत्र कुशल पूछा और अपने अपने राह चले। मैंने उनके हाथ मिलाते हुए कहा, आओ भैया बलदेव, मजे में तो हो? कैसे याद किया? क्या करते हो आजकल? बलदेव ने व्यथिक कंठ से कहा, जिंदगी के दिन बुरे कर रहे हैं भैया, और क्या। तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। याद करो वह मकतब वाली बात, जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे। तुम्हारी बदौलत 4 अक्षर पढ़ गया और अपनी जिम्मेदारी का काम संभाल लेता हूँ, नहीं तो मूर्ख ही बना रहता। तुम मेरे गुरु हो भैया, सच कहता हूँ। मुझ जैसे गधे को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था। न जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपनी जगह पर आया, नहीं कि बिल्कुल साफ। तुम जो पढ़ाते थे वह बिना याद किए ही याद हो जाता था। तुम तब भी बड़े ज़हीन थे। यह कहकर उन्होंने मुझे सरगर्व नेत्रों से देखा। मैं बचपन के साथियों को देखकर फूल उठता हूँ। सजल नेत्र होकर कहा, मैं तो जब तुम्हें देखता हूँ तो यही जी में आता है कि दौड़कर तुम्हारे गले लिपट जाऊं। 45 वर्ष का युवक मानो बिल्कुल गायब हो जाता है। वह मकतब आंखों के सामने फिरने लगता है और बचपन सारी मनोहरताओं के साथ ताज़ा हो जाता है। बलदेव ने भी द्वरित कंठ से उत्तर दिया, मैंने तो भैया तुम्हें सदैव अपना इष्ट देव समझा है। जब तुम्हें देखता हूँ तो छाती गज भर की हो जाती है कि वह मेरा बचपन का संगी जा रहा है, जो समय आ पड़ने पर कभी दगा न देगा। तुम्हारी बढ़ाई सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन यह बताओ, क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? कुछ खाते पीते क्यों नहीं? सूखते क्यों जाते हो? घी ना मिलता हो तो 2-4 कनस्तर भिजवा दूं? अब तुम भी बूढ़े हुए, खूब डटकर खाया करो। अब तो देह में जो कुछ तेज और बल है वह केवल भोजन के अधीन है। मैं तो अब भी सैर भर दूध का पाँव भर घी उड़ा जाता हूँ। इधर थोड़ा मक्खन भी खाने लगा हूँ। जिंदगी भर बाल बच्चों के लिए मर मिटे। अब कोई यह नहीं पूछता कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। अगर आज कंधा डाल दूं तो कोई एक लोटे पानी को न पूछे। इसीलिए खूब खाता हूँ और सबसे ज्यादा काम करता हूँ। घर पर अपना
रौब बनाया हुआ है। वही जो तुम्हारा जेठा लड़का है, उस पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा चला दिया है। जवानी के मद में किसी को कुछ समझता नहीं है भी अच्छा खासा पहलवान। दारोगाजी से एक बार कुछ कहा सुनी हो गई, तब से घात में लगे हुए थे। इधर गांव में एक डाका पड़ गया, दारोगाजी ने हल्कियत में उसे भी फांस लिया। आज 1 सप्ताह से हिरासत में है। मुकदमा मोहम्मद खलील डिप्टी के इल्जाम में है और मोहम्मद खलील और दारोगाजी के दांत कटी रोटी है। अवश्य सजा हो जाएगी। अब तुम ही बचाओ तो उसकी जान बच सकती है और कोई आशा नहीं है। सजा तो जो होगी वो होगी, ये इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। तुम जाकर हकीम जिला से इतना कह दो कि मुकदमा झूठा है और खुद चलकर तहकीकात कर ले। बस देखो भैया, बचपन के साथी हो, नहीं ना करना। जानता हूँ तुम इन मामलों में नहीं पढ़ते और तुम्हारे जैसे आदमी को पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम प्रजा की लड़ाई लड़ने वाले जीव हो। तुम्हें सरकार की आदमियों से मेल जोल बढ़ाना उचित नहीं तो जानता कि नजरों से गिर जाओगे। लेकिन यहाँ घर का मुआवला है, इतना समझ लो कि मामला बिल्कुल झूठा ना होता तो मैं कभी तुम्हारे पास ना आता। लड़के की माँ रो रो कर जान दिए जाती है। बहू ने दाना पानी छोड़ रखा है। 7 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मैं तो थोड़ा दूध पी लेता हूँ, लेकिन दोनों सास बहू तो निराहार पड़ी हुई हैं। अगर बच्चा को सजा हो गई तो दोनों मर जाएंगी। मैंने यही कहकर उन्हें ढांसा दिया कि जब तक हमारा छोटा भाई सलामत है, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी एक पुस्तक पढ़ी है, वह तो तुम्हारी देवतुल्य समझती है और जब कोई बात होती है तुम्हारी नंजीर देकर मुझे लज्जित करती है। मैं भी साफ कह देता हूँ, मैं उस छोकरे की सी बुद्धि कहाँ से लाऊं? तुम्हें उसकी नजरों में गिराने के लिए तुम्हें छोकरा मरियल्स भी कुछ कहता हूँ, पर तुम्हारे सामने मेरा रंग नहीं जमता। मैं बड़े संकट में पड़ गया। मेरी ओर से जितनी आपत्तियाँ हो सकती थी उन सब का जवाब बलदेव सिंह ने अपने ही से दे दिया था। इनका फिर दोहराना व्यर्थ था। इसके सिवा कोई जवाब न सूझा कि मैं जाकर साफ से कहूँगा। हाँ, इतना मैंने अपनी तरफ से और बढ़ा दिया कि मुझे आशा नहीं कि मेरे कहने की विशेष ख्याल किया जाए, क्योंकि सरकारी मामलों में हुकाम हमेशा अपने मतों का पक्ष लिया करते हैं। बलदेव सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, इसकी चिंता नहीं, तकदीर में जो लिखा है वह तो होगा ही। बस तुम जाकर कह भर दो। अच्छी बात है, तो कल जावेंगे। हाँ, अवश्य जाओ। यह जरूर कहना कि आप चलकर तहकीकात कर लें। हाँ, यह जरूर कहूँगा। और यह भी कह देना कि बलदेव सिंह मेरा भाई है। झूठ बोलने के लिए मुझे मजबूर न करो। तुम मेरे भाई नहीं हो। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है। अच्छा, यह भी कह दूंगा। बलदेव सिंह को विदा करके मैंने अपना खेल समाप्त किया और आराम से भोजन करके लेटा। मैंने उससे गला छुड़ाने के लिए झूठा वादा कर दिया। मेरा इरादा हकीम जिला से कुछ कहने का नहीं था। मैंने पेशबंदी के तौर पर पहले ही जता दिया था कि हुकुम आमतौर पर पुलिस के मामलों में दखल नहीं देते, इसीलिए सजा हो भी गई तो मुझे यह कहने की काफी गुंजाइश थी कि साहब ने मेरी बात स्वीकार नहीं की। कई दिन गुजर गए थे, मैंने इस वाक्य को बिल्कुल भूल गया था। सहसा एक दिन बलदेव सिंह अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए। बेटे ने मेरे चरणों पर सिर रख दिया और अदब से एक किनारे खड़ा हो गया। बलदेव सिंह बोले, बिल्कुल बरी हो गया भैया। साहब ने दरोगा को बुलाकर खूब डांटा कि तुम भले आदमियों को सताते और बदनाम करते हो। अगर फिर ऐसा झूठा इल्जाम और मुकदमा लगाया तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। दरोगा जी बहुत झेपे। मैंने उन्हें झुककर सलाम किया।
बच्चा पर घड़ों पानी पड़ गया। यह तुम्हारी सिफारिश का चमत्कार है भाईजान। अगर तुमने मदद न की होती तो हम तबाह हो गए होते। यह समझ लो कि तुमने 4 प्राणों की जान बचा ली। मैंने तुम्हारे पास बहुत डरते डरते आया था। लोगों ने कहा था उनके पास नाहक जाते हो, वह बड़े बेमुआवत आदमी हैं। उनकी जात से किसी का उपकार नहीं हो सकता। आदमी वह है जो दूसरों का हित करे। वह क्या आदमी है जो कि कुछ सुने ही नहीं। लेकिन भाईजान, मैंने किसी की बात न मानी। मेरे दिल ने मेरा राम बैठा कह रहा था, तुम चाहे कितने ही रूखे हो और बेगाल हो, लेकिन मुझ पर अवश्य दया करोगे। यह कहकर बलदेव सिंह ने अपने बेटे को इशारा किया। वह बाहर गया और एक बड़ा सा गट्ठर उठा लाया जिसमें भांति भांति की देहाती सौगातें बंधी हुई थी। हालांकि मैं बार बार कह जाता था, तुम ये चीजें नाहक लाए, इनकी क्या जरूरत थी, कितने गवार हो। आखिर तो ठहरे देहाती। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो साहब के पास गया भी नहीं, लेकिन कौन सुनता। खोया, दही, मटर की फलियां, अमावट, ताजा गुड़ और जाने क्या क्या आ गया। मैंने कहने को तो एक तरह से कह दिया। मैं साहब के पास गया ही नहीं। जो कुछ हुआ खुद हुआ। मेरा कोई एहसान नहीं, लेकिन उसका मतलब यह निकला गया नम्रता और सौगातों को लौटाने के लिए कोई बहाना ढूंढने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। मुझे इतनी हिम्मत न हुई कि मैं इन सब बात का विश्वास दिलाता। इसका जो अर्थ निकल गया वही मैं चाहता था। मुफ्त का एहसान छोड़ने का जी न चाहता था। अंततः में जब मैंने जोर देकर कहा कि किसी से इस बात का जिक्र न करना, नहीं तो मेरे पास फरियादों का मेला लग जाएगा, तो मानो मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने सिफारिश की और जोर से की। धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर करें।